हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर। शोभित के कमरे में शोभित ने थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी, जिस कारण उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और वो खुद भी लड़खड़ा रहा था। अदिति उसे संभालते हुए कमरे में लेकर आती। अदिति शोभित को संभालते हुए थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोली, अब जब पीने के बाद संभालती नहीं तो पीती क्यों हूँ? मैं भी तो तुम्हें संभालता हूँ, मैं तो फ्रस्ट्रेट नहीं होता, और आज तुम संभाल रहे तो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही है। शोभित पर ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, जिसे सुनकर अदिति शोभित के सामने उसके जूते को निकालते हुए, क्योंकि मैं आपकी तरह नशे में नहीं होती और होश में रहने वाला इंसान को जल्दी संभाला जा सकता है। ये सुनकर शोभित से नीचे कर अदिति को देखते हुए, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। ये कोई नया सब्जेक्ट है क्या, जिस बारे में मुझे नहीं पता? अदिति ने कन्फ्यूज चेहरा बनाकर कहा, जिसे देखकर शोभित अदिति के बालों को कसकर पकड़े उसके चेहरे को अपनी नज़दीक हिलाकर बोला, तुम उन अनजान लड़कों के साथ नाच क्यों रही थी? अदिति अचानक शोभित के बाल पकड़ने पर थोड़ी हैरान हो उसे अपने बालों को छुड़ाते हुए, आपका दिमाग खराब हो गया है, छोड़िए मेरे बालों को। मैं नहीं छोड़ूंगा। हाउ डेयर यू डांस विथ स्ट्रेंजर्स? मैंने तुमसे कहा था नाचने के लिए। शोभित ने अदिति के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए गुस्से में कहा, जिसे देखते हुए अदिति बिना किसी भाव के बोली, आप मेरे बाल छोड़ो, फिर मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। शोभित अदिति के बात पर गुस्से में, मैं छोटा बच्चा हूँ जो तुम मुझे समझाओगे? मैंने तुम्हें संभालना है, तुमने मुझे नहीं संभाला जो मुझे एक्सप्लेन करोगे। सो कन्विंस मी एंड अपोलोगिज टू मी। तुम्हारी घटिया हरकत के लिए अदिति शोभित के हाथ पर मारती है, जिसे शोभित अदिति के बालों को छोड़ देता है और अदिति को नाराजगी से देखने लगता, जिस पर अदिति खड़ी होते हुए शोभित से कहती है, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं, और मैं आपसे क्यों माफ़ी क्यों मांगूँ? आप भी तो लड़कियों के साथ नाच रहे थे। शोभित अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बिस्तर पर लेटते हुए, मुझे नहीं बात करनी, मैं तुमसे नाराज़ हो गया, तुमने मुझे मारा, मुझ पर गुस्सा किया, मैं नहीं बात करूँगा तुमसे। शोभित के बचकानी हरकत पर अदिति अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, मैं भी नहीं मनाऊंगी आपको, और कल माँ को बताऊंगी आपकी हरकतें। अदिति के धमकी शोभित उठकर बैठते हुए गुस्से में अदिति से बोला, तुम बहुत नकचड़ी और बुरी हो गई हो, पहले अच्छी थी। आप भी तो पहले समझदार थे, अब तो शराबी बन रहे हो, शायद मुफ्त की दारू हजम नहीं हो रही। इसलिए अदिति ने कटाक्ष करते हुए कहा। ये सुनकर शोभित आलती पालती मोड़ कर बैठते हुए कहा, देखो अदिति, मैं कुछ कर दूंगा, फिर बाद में मत कहना कि मुझे बताया नहीं। अदिति अपने हाथ कमर पर मोड़ शोभित के आगे खड़े होते हुए बोले, बताइए क्या करोगे आप? शोभित अदिति की तरफ देखते हुए चुप रहता है, जिसे देखकर अदिति बाथरूम की तरफ जाते हुए कहती, चुपचाप सो जाइए। नहीं, मुझे नहीं सोना, शोभित ने चिल्लाकर कहा, जिसे सुनकर अदिति मुड़कर उसे देखते हुए, चिल्ला क्यों रहे हो? अगर घर वाले ने सुन लिया तो सोचेंगे झगड़ा हो रहा है। हम हो तो झगड़ा ही हो रहा है ना, तुम झगड़ा कर रही हो मुझसे, नक्सली डायन। शोभित ने नाराजगी में कहा, जिसे देखकर अदिति शोभित की तरफ आते हुए बोले, आपने किसी नक्सली डायन कहा? आदित्य को अपनी तरफ आता देख शोभित जल्दी से बिस्तर से उतरकर बोला, मैं भाग जाऊंगा घर छोड़कर, आप मुझे धमकी दे रहे हो? अदिति ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, जिसके जवाब में शोभित अपना सिर हिलाते हुए बोला, मेरी बीवी बहुत जुल्मी है, अपने मासूम पति पर अत्याचार ढा रही है, मैं चला जाऊंगा घर छोड़कर। अदिति शोभित की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, आप चुपचाप सो जाइए, मैं कमरे से बाहर चली जाती हूँ। नहीं नहीं, अभी हम साथ सोएंगे, शोभित ने अदिति के पास आकर कहा, जिसे देखा अदिति आंखें चढ़ाते हुए बोली, अभी तो कह रहे थे घर छोड़कर चले जाएंगे हो, आज सोने के बाद कल सुबह हम वापस मुंबई चले जाएंगे, इस बारे में बात कर रहा था। शोभित ने अदिति को कमर पर हाथ रखते हुए, ये देखकर अदिति शोभित के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, शोभित जी, मेरे साथ बदतमीजी मत किया कीजिए। मैंने कहा बदतमीजी की? अब क्या मुझे अपनी फीलिंग बताने का भी हक नहीं है? मुझे जलन हो रही थी जब तुम उन लड़कों के साथ नाच रही थी। शोभित ने अदिति की बात पर छोटा सा मुंह बनाकर कहा, जिसे सुनकर अदिति शोभित की तरफ देख हल्का सा मुस्कुराने के बाद, आज हम कुछ करने वाले थे ना? अदिति की बात पर शोभित उसकी तरफ देखते हुए एकदम से उसके होठों को अपने होठ में कैद कर लेता और तेजी से अदिति के होठों पर शक करने लगता है। अदिति शोभित के हर एक छुअन को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। अदिति शोभित की तरफ देखने के लिए चेहरा ऊपर करती है तो शोभित एकदम से उसके ऊपर जाकर फिर से उसके होठों पर अपने होठों में शामिल कर लेता है। अदिति शोभित के पैशन के आगे कमजोर पड़ रही थी। अदिति शोभित को कसकर गले लगा लेती और उसकी आंखों के कोने से आंसू निकल रहे थे। दोनों गहरी सांस भर रहे थे और अदिति के पैर शोभित के कमर पर लिपटे हुए। शोभित अदिति के गले लगा उसके कंधे पर हल्का से चुमकर बोला, परफेक्ट, देयर वाज वेरी गुड इंटीमेसी। जिसे सुनकर अदिति अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। शोभित अदिति के बात पर खुद को उसे बाहर करता है और अचानक उसके मुंह से निकालता है, व्हाट द फक। रात को किसी भी प्रकार का कोई तमाशा नहीं हुआ था। सभी लड़के ने ड्रिंक किया था, लेकिन अपने अपने कमरे में जाकर सो गए थे। लेकिन सुबह के 3 बजे गीतांजलि के कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुलता है और कोई अंदर आता है।
गीतांजलि की नींद ज़्यादा गहरी नहीं थी, जिस कारण उसकी नींद एकदम से खुल जाती और वो बिस्तर के दूसरी तरफ करवट बदलते हुए कहती है, चुपचाप जाकर सो जा। गीतांजलि की बात पर धैर्य बिस्तर पर चढ़ते बोले, बेबी तेरी ड्रीम में मेरी एंट्री, मेरी ड्रीम में तेरी एंट्री, जी भर के करेंगे रोमांस जब सोएगी सारी कंट्री। सो लुक आई हैव कम टू टेक अवे योर हिट। ये कहते हुए धैर्य गीतांजलि के कंधों से पकड़कर बिस्तर पर दबा देता है। गीतांजलि धैर्य के हरकत पर उसे डिम लाइट में देखते हुए बोली, तुम्हारे हवस को उतारने के लिए कोई मिले ही नहीं क्या, जो हर वक्त कुत्ते की तरह मुंह मारने के लिए आ जाते हैं। जिसे सुनकर धैर्य गीतांजलि के नाइट सूट को उसके कंधे से सरकते हुए उसके गले पर मार्क देते हुए बोला, मेरी बेब्स बहुत मिली, लेकिन तुम्हारी तरह हॉर्नी कोई नहीं मिली। ये कहते हुए धैर्य गीतांजलि के कान में अपनी गर्म सांस छोड़ता है। गीतांजलि धैर्य के हरकत पर अपनी आंखें मजबूती से बंद करते हुए बोली, डाइवोर्स पेपर को रोक दो। गीतांजलि की बात पर धैर्य एकदम से उसके बिस्तर से उठकर उसके बगल में बैठते हुए बोला, क्या कहा तुमने? गीतांजलि बिस्तर पर लेटे हुए धैर्य की तरफ देखते हुए बोली, मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अचानक मन परिवर्तन क्यों? कोई कारण होगा ना? धैर्य ने गीतांजलि को देखते हुए पूछा, जिसके जवाब में गीतांजलि उठकर बात को धैर्य को देखते हुए बोली, मेरी सिर्फ एक गलती की सज़ा मैंने अपना कुंवारापन खोकर दिया है ना, तो तुम्हें भी उस गलती की सज़ा पूरी ज़िंदगी मिलनी चाहिए। धैर्य शारंग। धैर्य गीतांजलि की बात सुन उसके जबड़े को कस कर पकड़ते हुए बोली, मैंने खुद अपनी वर्जिनिटी खोई थी और तुम्हें अपनी बीवी बनाया था, और तुमने क्या किया? अब मेरे बच्चे को मार डाला। गीतांजलि धैर्य के हाथ को झटकते हुए गुस्से, जिस वक्त मैं प्रेग्नेंट हुई थी महज 18 साल की थी। मुझे नहीं पता प्रेगनेंसी में क्या करते हैं और क्या ना, मुझे ये पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कुछ चीज़ें जो प्रेगनेंसी में नहीं खाया जाता उसे मैंने खा ली और मेरा मिसकैरेज हो गया। इसमें मेरी क्या गलती? धैर्य अपने दांतों को आपस में कसते हुए गीतांजलि को घूर कर बोला, तुम हमेशा ऐसे थी, सेल्फी से सोडी। गलती हर किसी से होती है धैर्य, तुम मुझसे बड़े हो इसलिए तुम खुद को परफेक्ट समझते हो, लेकिन मैं नहीं। गीतांजलि ने गुस्से में कहा, जिससे सुनकर धैर्य अपना सिर हिलाते हुए बोला, परफेक्टनेस की बात तो तुम ना करो, वही बेहतर है, वरना मुझे अच्छे से पता है तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो। धैर्य की बात पर गीतांजलि उसे दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए, पहली फुर्सत में निकलो। हाँ, जा रहा हूँ, मरा नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ रहने के। धैर्य ने बिस्तर से उतरते हुए कहा, जिसे देखकर गीतांजलि मुँह बना लेती है तो धैर्य रुक जाता है। धैर्य को रुकता हुआ देख गीतांजलि फ्रस्ट्रेशन में कहते, अब क्यों रुक रहे हो, निकलो मेरे कमरे से। धैर्य सिर घुमाकर गीतांजलि की तरफ देखते हुए, तुम सीरियस हो कि पेपर रुकने हैं? गीतांजलि धैर्य की बात पर एक गहरी सांस भरते हुए, मिस्टर सारंग, क्या आप एक अच्छा सा काम कर सकते हैं मेरे लिए? जिसे सुन धैर्य हल्का सा खांसते हुए, हम इतना फॉर्मेलिटी क्रिएट मत किया करो, मुझे तुम्हारी फॉर्मेलिटी वर्क करना हजम नहीं होता। ये सुनकर गीतांजलि धैर्य को 2 मिनट घूरने के बाद दांत कसते हुए बोली, मैं अपने घर वाले को बेशरम की तरह ये तो नहीं कह सकती कि 2 साल पहले ऑलरेडी मेरी शादी हो चुकी थी, वो भी सिर्फ एक गलती से हुए 1 नाइट स्टैंड के कारण। और मेरा जो हस्बैंड था थोड़ा सा दिमाग से पैदल था, जो कि मिसकैरेज के वर्षन समझकर मुझसे मुंह मोड़ कर चला गया। जिससे सुनकर धैर्य व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, 1 मिनट, तुम बेशर्म की बात करती हो? अरे तुम एक झूठी और मक्कार औरत हो। धैर्य की बात पर गीतांजलि अपने दांत पीसते हुए बोली, इसमें पहले कि मैं घर वालों को चिल्लाकर तुम्हें मेरे कमरे से धक्के मारकर निकाल दूँ, निकलो मेरे कमरे से। धैर्य गीतांजलि के बात पर उसके पास आकर उसके चमड़े को कसकर पकड़ उसके गाल पर बहुत जोर से काट लेता है, जिससे गीतांजलि चिल्लाते उससे पहले धैर्य उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसे बिस्तर पर धक्का देकर घूरते हुए, बहुत नफरत करता हूँ मैं तुमसे। धैर्य के अचानक काटने से कारण गीतांजलि की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो सिर नीचे करके रोने लगती है। गीतांजलि को रोता देख धैर्य को थोड़ा सा गिल्टी महसूस होता है और गीतांजलि को टिश्यू पेपर देते हुए आंसू पोंछ लो। गीतांजलि धैर्य को तकिया से फेंक मारते हुए गुस्से में बोली, जाओ यहाँ से। धैर्य गीतांजलि तकिया को पकड़कर सोफे पर फेंक कमरे से बाहर चला जाता है। गीतांजलि जाते हुए धैर्य को देखने के बाद तकिया में मुँह छुपाकर रोने लगती है और तकिया को मारते हुए कहती है, क्यों मिली मैं इस आदमी से? जब से मिली हूँ मेरी ज़िंदगी बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह हो गई है। ये कहते हुए गीतांजलि रोने लगती है जब उसे फिर से दरवाज़ा खोलने का आवाज़ सुनाई देती है। गीतांजलि उस तरफ देखती है जहाँ धैर्य दरवाज़ा बंद कर रहा था। धैर्य को फिर से देखकर गीतांजलि उठकर बैठते हुए, प्लीज़ धैर्य, थक गई हूँ मैं, मुझे इतना डिप्रेशन में मत डालो कि मैं सुसाइड कर लूँ, नहीं बर्दाश्त कर सकती ये सब। ये कहते हुए गीतांजलि की आंखों में आंसू बह रहे थे। धैर्य के हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था, जिसे वो बिस्तर पर रख कर खुद भी आकर बिस्तर पर बैठ गीतांजलि को अपने नज़दीक खींच लेता है और उसके गाल पर जो दांत के निशान बन गए थे उसमें मलहम लगाने लगता है। गीतांजलि आंसू भरी आंखों से धैर्य की तरफ देखती रहती है तो धैर्य धीरे से कहता है, सब तुम्हारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है।
सब गलती तुम्हारी है। जिस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तुम मुझे छोड़कर चले गए। 2 साल को छोटी बात को नहीं 2 साल कोई छोटी बात नहीं होती। ना कोई आता ना पता, अचानक 2 साल बाद सामने आ जाना तुम्हें नॉर्मल लगता है। गीतांजलि ने धैर्य को हाथ से हटाते हुए कहा, जिसे सुनकर धैर्य गीतांजलि को घूरते हुए बोला, तुमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की नहीं, बल्कि अपना एटीट्यूड दिखाया। तुम्हें मानना चाहिए था कि वो गलती थी, मानना चाहिए था कि वो गलती थी जिसका हमारा बेबी मरा, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें बच्चा चाहिए ही नहीं। अभी सिर्फ 20 साल की हूँ मैं, और उसे टाइम पर 18 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होकर मुझे मरना है क्या? गीतांजलि धैर्य की बात ये सुनकर धैर्य अपनी आंखों में नमी ले गीतांजलि से, मुझे इतना समझ आता है गीता, लेकिन तुम्हें एक बार कहना चाहिए था कि मैं इतनी जल्दी बच्चा नहीं लेना चाहती। तो ये डिसीजन हम दोनों का होता। तुमने गलती से पपाया नहीं खाया था, तुम्हें पता था कि तुमने प्रेग्नेंट हो इसलिए तुमने खाया था, और रिपोर्ट के अनुसार तुमने कंट्रासेप्टिव पिल्स भी दिए थे, और तुम चाहती थी कि मैं सब भूल कर तुम्हारे साथ मूव ऑन करूँ। धैर्य की पूरी बात सुनकर गीतांजलि अपना सिर झुका लेती है, जिसे देखकर धैर्य अपने आंखों को कोनों को साफ करते हुए व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहता है, तुम कहीं सही नहीं थी, और एक बात हमेशा याद रखना, जिद और ईगो से बड़े बड़े रिश्ते को तोड़ कर राख कर देता है। इतना कहकर धैर्य बिस्तर से उतर गीतांजलि के कमरे से बाहर चला गया। गीतांजलि आंखों में नमी लिए जाते हुए धैर्य को देखने लगती है। इधर सुधांशु की मॉर्निंग एक गुड मॉर्निंग किस से होती है। जब वो आंखें खोलकर देखता है तो उसके बगल में सोया विप्लव के गाल को नींद में चूम रहा था। सुधांशु विप्लव के किस करने पर एकदम से उठने लगता है। तब उसे महसूस होता है कि 2 पैर उसके ऊपर थे और 2 हाथ भी उसके ऊपर थे। वो सिर घुमा कर देखता है तो एक तरफ से चार्ली ने उसे गले लगाया था और दूसरी तरफ से विप्लव ने देखते हुए सुधांशु फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाते हुए बोला, छोड़ो मुझे। ये कहते हुए सुधांशु अपनी पूरी ताकत लगाकर दोनों का धक्का देता है, जिस पर दोनों बिस्तर से नीचे गिर जाते हैं और दोनों की नींद भी टूट जाती है। चार्ली अपने कमर को सहलाते हुए उठकर सुधांशु से, ये बहुत बुरी बात है, सोते प्राणी को इस तरीके से गिराया नहीं कहते। विप्लव भी उठकर बैठते हुए सुधांशु से, यार सिद्धू ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। जिसे सुनकर सुधांशु विप्लव को घूरते हुए बोला, तुझे शर्म आ रही है? नींद में न जाने किसे चुम रहा है, और रियलिटी मुझे। सुधांशु के बाद पर चार्ली अपने मुंह पर हाथ रखते हुए विप्लव की तरफ देखकर बोला, बाप रे, तुम दूर रहना मुझसे। चार्ली की बात पर विप्लव से घूरते हुए, पहली बात मुझे 100% लड़कियों में इंटरेस्ट है। नींद में रहा होंगे इसलिए चूम लिया, वरना मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं चूमता होश में रख। सुधांशु तिरछी नज़र से उसकी तरफ देखने के बाद बिस्तर से उतरते हुए, ये जो पूरा कमरा खराब करके रखा है ना, साफ करो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर सुधांशु बाथरूम के अंदर घुस जाता है। सुधांशु के जाने के बाद विप्लव और चार्ली कमरे को देखते हुए खुद को देखते हैं। दोनों सिर्फ चड्डी में थे, उनके कपड़े इधर उधर गिरे हुए थे। विप्लव और चार्ली दोनों एक दूसरे को देखकर दांत दिखा देते और कपड़े उठाने लगते हैं। वही चार्ली विप्लव को देख रहा था। विप्लव चार्ली की नज़र को खुद महसूस करते हुए बोला, हवस जाग रही है क्या मुझे देखकर? चार्ली विप्लव के बात सुन अपने सिर नहीं में हिलाते हुए बोले, अरे नहीं, तुमने ये टैटू कहाँ बनवाया? काफ़ी अच्छा है। विप्लव चार्ली की बात पर अपने दांत दिखाते हुए, वो रिया के साथ गोवा गया था, वहाँ पर सब लोगों ने टैटू बनवा रहे थे तो मैं भी बनवा लिया। अच्छा लग रहा है ना? जिसे सुनकर चार्ली थोड़ा मज़े लेते हुए बोला, अबे तेरे और रिया के बीच कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है ना? कहीं भी कुछ भी नाम आता है तेरे मुँह से सिर्फ रिया निकलता है। अरे वो चंगेज खान के औलाद, अपने कैटेगरी में मुझे मत लेकर आओ। रिया मेरी शुद्ध अक्षर वाली बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों के बीच में सिर्फ मस्ती और धमाल, इमोशंस और फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला कोई काम नहीं है हमारे बीच। और अब वो मेरी होने वाली भाभी है। दोबारा अगर ऐसा कुछ कहा ना तो एक लफा मुँह पर मारूंगा, गाल इधर से उधर हो जाएगा, विप्लव ने भड़कते हुए कहा। विप्लव की अजीब अजीब वाली लैंग्वेज को सुनकर चार्ली अपने कान पर हाथ रखते हुए बोला, माफ़ कर दे मेरे बाप, गलती से मुँह से निकल गया, आइंदा से नहीं कहूँगा। जिसे सुनकर विप्लव चार्ली को घूरते हुए बोला, आइंदा से निकालना ना, दिमाग में हिप्नोटाइज कर दूंगा, फिर जुम्बी की तरह अपने शरीर को खाता फिरोगे। चार्ली विप्लव की धमकी पर अपना सिर नहीं महलाते हुए चुपचाप कमरे के क्लीन करने लगता है। विप्लव के पीठ पर एक सांप का टैटू था जिसने उसके कमर को गोल घेरे रखा था, और उस सांप के पूंछ जाकर उसके पैर पर रुकी थी। एक ही टैटू उसके पूरे शरीर में था और इटालियन में उसे सांप में विप्लव सारंग दिखा था। विप्लव अपने रात के पैंट को उठाता है और उसके पैंट के पॉकेट से हिमांशी का दिया हुआ एनवलप गिर जाता है। विप्लव उस एनवलप को देखकर उठाते हुए खुद से बोले, ये एनवलप उस पागल ने दिया था। इतना सोचते विप्लव उस एनवलप को खोलने लगता है जब सुधांशु वॉशरूम से बाहर आकर कहता है, बारी बारी जाओ फ्रेश हो। विप्लव चार्ली की तरफ देखता है जो कि बालकनी के पास खड़ा था। उसे देखते हुए विप्लव जल्दी से एनवलप वापस पैंट के पॉकेट में डालकर भागते हुए वॉशरूम में घुस जाता है। चार्ली उसे भागता हुआ देखकर मुंह बनाते हुए, भागने की क्या जरूरत है, मैं तो आज वैसे भी
नहीं नहाने वाला। जिसे सुनकर सुधांशु अपने बालों को साफ करते हुए बालकनी की तरफ आते हुए चार्ली से विप्लव के आने के बाद आप जा रहे हो नहाने के लिए, मुझे गंदे लोग नहीं पसंद। चार्ली सुधांशु के बात पर मुंह बना लेते हैं और सुधांशु हल्का धूप सिखाते हुए अपने बालों को टॉवल से साफ करने लगता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।